मार्केट महारथी यूटीआई एएमसी के हेड ऑफ इक्विटी हैं अजय त्यागी। अजय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। अजय, मैं आपसे बाजार पे तो आऊँगा ही, लेकिन फार्मा शेयर्स पे मुझे आपसे बात करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। जिधर नज़र जाए वहाँ पे 3-3, 4-4, 5-5% फार्मा स्टॉक्स में गेंस नज़र आ रहे हैं। ये अंडर ओन्ड हो गया था स्टॉक, 4-5 साल साइडवेज रहा। क्या अब ये बॉटम आउट हो गया है सेक्टर? क्या यहाँ पे मेरिट है स्टॉक पिकिंग की? यूएस इकोनॉमी की बात करें, वहाँ के प्राइस से प्रेशर ईजिंग, जो भी कह लीजिए, ओनरशिप ठीक ठाक, क्या यहाँ पे निवेशकों को वापस से एक बार स्टॉक पिकिंग शुरू कर देनी चाहिए? आपकी क्या पोजीशनिंग है फंड की फार्मा में? जी बिल्कुल, जहाँ तक पूरे सेक्टर का सवाल है, हमको ये लगता है कि जो लास्ट 1 से 2 साल की दिक्कतें रही थीं, अब उससे उभर के हम आगे निकल चुके हैं। कुछ दिक्कतें थीं क्योंकि कोरोना के चलते यूएस के अंदर और यूरोप के अंदर बहुत ज़बरदस्त स्टॉकिंग हुई थी दवाइयों की, और जब अचानक से 2021 के अंत में 2022 की शुरुआत में दिखाई दिया कि कोरोना स्प्रेड होने की जगह थोड़ा सिकुड़ रहा है, उस टाइम पे इन दवाइयों की बहुत बड़ी डीस्टॉकिंग हुई। उस डीस्टॉकिंग के चलते सारे फार्मा सेक्टर में, खासकर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सेगमेंट था, उसमें एक कमजोरी देखी गई। साथ के साथ आप सब जानते हैं कि कमोडिटीज के अंदर एक अच्छा खासा उछाल आया था कमोडिटी प्राइसेस में। फार्मा इंटरमीडिएट्स जो हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं दवाई बनाने के जो काम आते हैं, उनके अंदर एक अच्छी खासी एक बढ़ोतरी देखी गई थी उनके प्राइसेस में, जिसकी वजह से पूरे फार्मा क्षेत्र में मार्जिन्स पे एक स्क्वीज आया था। जैसा कि मैंने कहा, ये दोनों जो इवेंट्स हैं अब हमारे पीछे हैं, और यहाँ से हमें लगता है कि एक्सपोर्ट्स भी नॉर्मलाइज होने चाहिए। मार्जिन्स ऑलरेडी फार्मा जगत की बढ़नी शुरू हुई हैं और शायद आने वाले टाइम पे वापस नॉर्मलाइज होके अपने प्री कोविड स्तर पे आ जाएंगी। तो वैल्यूएशंस अभी भी फेवरेबल हैं, तो फार्मा सेक्टर के ऊपर हमारा एक कंस्ट्रक्टिव व्यू है। ये आपने सही बात बताई कि फार्मा में इन कारणों की वजह से स्टॉक पिकिंग करने की का मेरिट बनता है। आईटी के बारे में क्या कहेंगे आप? टेक्नोलॉजी में भी वैल्यूएशन तो ठीक ही हो गए थे, लेकिन ये जो स्लो डाउन का विषय है, यूएस मार्केट में डिमांड गड़बड़ हो सकती है, क्लाइंट्स डिले कर रहे हैं ऑर्डर्स, बार बार रिपीटेडली 3-4 मैनेजमेंट से ये बात कही। लेकिन केपीआईटी को देखिए, एम्फोसिस को देखिए, कोफोर्ज को देखिए, वो भी तो उसी ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं, उनको देख के तो लगता है कहीं अपग्रेड हो जाएगा स्टॉक, इतनी तगड़ी कमेंट्री दे दी। आप आईटी को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? आपको लगता है यूएस में बॉटम बन जाएगा नेक्स्ट 6 महीने में, यूएस इकोनॉमी में? जी बिल्कुल, यहाँ पे भी हमारा एक सकारात्मक ओपिनियन है इस क्षेत्र के बारे में। देखिए, स्टॉक्स हमेशा जो है फ्यूचर को डिस्काउंट करते हैं। अगर हम कभी भी हाल फिलहाल की घटनाओं को देख के एक व्यू बनाएंगे, तो हम एक सफल निवेशक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि स्टॉक्स में ज्यादा करके देखा गया है कि आपको थोड़ा कहीं ना कहीं फ्यूचर का एस्टिमेट और अनुमान लगाने की जरूरत है। तो आईटी क्षेत्र के अंदर मजबूती बनी हुई थी, प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे थे, लेकिन पूरे 2022 में हमने देखा कि इस क्षेत्र की सारी कंपनीज में गिरावट रही। जब मैं बात करता हूं उनके शेयर प्राइसेस की, फिलहाल जरूर आप कह सकते हैं कि यूएस में थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, जिसके चलते उनकी ग्रोथ रेट्स इंपैक्ट हो रही हैं। लेकिन फेड, आपने, हम सब ने कल फेड चेयरमैन का भाषण सुना। उनकी जो ओपिनियन है वो यही है कि हो सकता है कि शायद एक इंटरेस्ट रेट हाइक की जरूरत और पड़े। साथ के साथ उन्होंने बोला हो सकता है कि हमें जरूरत ना भी पड़े। तो कहीं ना कहीं हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल के अंत की तरफ। एंड एज दिस हैपेंस, वी विल सी इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने आप से पॉजिटिव होनी नजर आएगी यूएस में, जो कि आईटी क्षेत्र के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो थोड़ा अगर आप आगे का सोचें, 6 महीने और 12 महीने आगे का, तो कहीं ना कहीं जो ये स्लो डाउन और रिसेशन के बादल थे वो छटते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे इंटरेस्ट रेट रिवर्सल शुरू होगा 2024 में, आई वुड से कि वो आईटी क्षेत्र के लिए काफी पॉजिटिव माना जाएगा। जी, यानी आईटी और फार्मा दोनों में आपको यहाँ पर एक लाइट अहेड ऑफ द टनल, लाइट इन फ्रंट ऑफ द टनल दिखती है। लेकिन अजय, जो एक सिनेरियो आज एएमसी स्टॉक्स के लिए एक बड़ा एंट्रेंट आ सकता है, और क्योंकि उन्होंने जेवी भी किया है तो वो ग्लोबल मार्केट लीडर के साथ किया, ग्लोबल लीडर के साथ किया है। क्या ये न्यूज़ कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग एएमसी प्लेयर्स के लिए
थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर सकती है, कंपटीशन स्टिफ हो सकता है, आपको प्राइसिंग पे रीवर्क करना हो सकता है? कैसे इस न्यूज़ पर व्यू बन रहा है आपका? बहुत बढ़िया सवाल है। मैं इसको डायरेक्टली आंसर करने से पहले आपको थोड़ा-सा एक जो ग्लोबल कंस्ट्रक्ट है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप बहुत ध्यान से एनालाइज़ करें, चाहे वो यूरोपियन मार्केट हो और यूरोप में हम जानते हैं फ्रांस, यूके, जर्मनी 3 सबसे बड़े मार्केट हैं। चाहे वो जापानीज़ मार्केट हो या फिर साउथ ईस्ट एशिया में चाइनीज़ मार्केट हो। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल सर्विसेज, लोकल बैंक्स एंड लोकल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर द वंस जिनका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा रहता है। हमें कहीं ना कहीं मैकडॉनल्ड्स बर्गर खाने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपना पैसा जो है सुरक्षित नजर आता है एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई में ही। दिस इज नॉट जस्ट इंडिया स्पेसिफिक। जितने भी ग्लोबल बैंकिंग जाइंट्स हैं, जितने भी ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड जाइंट्स हैं, अगर आप उनको स्टडी करें तो जब जब वो अपने घर से बाहर निकले हैं, भले ही वो यूरोप में हो, एशिया में हो, जापान में हो, देयर मार्केट शेयर इज लिमिटेड। जरूर ब्लैक रॉक अपने आप में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। इंडिया में भी वो आज से 15 साल पहले आए थे। उनके पार्टनर उस टाइम पे डीएसपी ब्लैक रॉक थे, सॉरी डीएसपी थे, जिसके साथ उन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया था। तो देखिए, उनका इंडिया के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव व्यू हो सकता है, जिसके चलते वो इंडिया में री एंट्री ले रहे हैं। बट ब्लैक रॉक और जियो की एंट्री से पूरा म्यूचुअल फंड क्षेत्र जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। जैसा मैंने बोला, हमारे सामने 30 साल का जो हमने देखा है ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ है उसका डेटा है। कहीं ना कहीं लोकल निवेशक जो है वो लोकल ब्रांड्स के साथ ही रेजोनेट करता है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। जी अजय जी, एक और चीज़ भी हम समझते हैं कि ये अगर आप भारत को अपने ही सिर्फ परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये आधे से ज़्यादा अभी भी ग्रामीण भारत से ही इसको नोटिस किया जाता है। तो इसलिए एफएमसीजी की इम्पोर्टेंस को आप भूल नहीं सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इस बार बारिश भी ठीक हुई है, अगर कुछ एक स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो क्या यहाँ पे री रेटिंग के चांसेस हैं? क्योंकि पैसा पहुँच रहा है, 2024 के अंदर चुनाव हैं, ऊपर से बारिश ठीक आई है और भारत का अपना मूल डीएनए भी है। मैं आपसे सहमत हूं। कंज्यूमर क्षेत्र के अंदर हमें लगता है कि ना केवल इस साल के लिए, जैसा आपने बोला कि ये तो बहुत नियर टर्म इवेंट हो गया, एल नीनो के बारे में हम सब बहुत चिंतित थे आज से 2 महीने पहले, लेकिन एल नीनो के बावजूद कहीं ना कहीं देश के अंदर मैं समझ सकता हूं अभी तक तो अबव एवरेज मॉनसून चल रहा है, जो कि रूरल क्षेत्र के लिए और रूरल से जुड़ा हुआ है पूरा कंज्यूमर क्षेत्र, उसके लिए पॉजिटिव है। पर कंज्यूमर क्षेत्र के लिए हमारा तो ये मानना है कि देखिए, जैसे जैसे निजी आय बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, उसी डायरेक्शन में कंज्यूमर स्पेंडिंग भी बढ़ती रहेगी। इंडिया की मिडिल क्लास अपने आप में बढ़ती जा रही है, मिडिल क्लास के पास इनकम भी बढ़ती जा रही है। ये जितने सब ट्रेंड्स हैं, हमारी समझ में ये सब पॉइंट कर रहे हैं टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन ग्रोथ आने वाले, मैं समझता हूँ खाली सालों में नहीं बल्कि कई दशकों तक। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। पिछले 6 महीने में हमने कंज्यूमर क्षेत्र में थोड़ी कमजोरी देखी है। ये सब थोड़े बहुत जिसे बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स जरूर चलते रहेंगे, लेकिन जो बिग पिक्चर हमारे सामने है वो तो मजबूती की पिक्चर है। जी ताकि जी, एक सवाल जो है बार बार सबके मन में आ रहा है कि 18,800 वाला 19,800 हो गया निफ्टी, मिड कैप स्मॉल कैप भी 30, 40, 50% चल गए हैं और बाजार में ट्रिगर्स की कमी होती चली आ रही है। फेड अब नॉन इवेंट हो गया है 2 महीने के तो मिनिमम, जब तक सितंबर पॉलिसी नहीं आती है। नंबर्स ऑलमोस्ट खत्म होने के आए हैं, मैक्सिमम इनलाइन आए हैं। वो वाओ फैक्टर किसी नंबर में जब तक नहीं था, जैसे डीआरएल और सिप्ला में स्टॉक रिएक्शन नहीं आए। क्या हम एक एयर पॉकेट के बीच में आ गए? क्या आप कहने में हिचकेंगे ये कि वैल्यूएशन है थोड़े से पके हुए लग रहे हैं? एटलीस्ट आप पे कुछ पीयर्स तो इंडस्ट्री में बोल ही रहे कि मिड कैप स्मॉल कैप में अब लमसम मत डालिए, वो एक इशारा है बाजार को। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं भी ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मार्केट्स का वैल्यूएशन एक अच्छे खासे स्तर पर है, और हमको लगता है कि यहाँ से हो सकता है मार्केट एक कंसोलिडेशन के फेज में चला जाए। मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा अगर यहाँ से मार्केट 5 से 10% गिर जाए। कारण ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है हमें।
कि क्यों मार्केट 5 से 10% गिरना चाहिए। वैल्यूएशन जब जब एक अच्छे खासे लेवल पे आती है, मार्केट को थोड़ा सा सांस लेने की जरूरत पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा एक पॉज जरूर आता है। लॉन्गर टर्म पिक्चर अभी भी मैं दोहराऊंगा बहुत मजबूत है हिंदुस्तान के लिए। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कुछ ही साल में चौथी बनने वाले हैं, मिडिल क्लास ग्रो करता जा रहा है। जियोपॉलिटिकली मैं समझता हूं कि जिस वक्त हिंदुस्तान की आज पोजीशन है, बहुत दशकों में नहीं देखी गई। मुझे लगता है शायद जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, तब से इतनी स्ट्रांग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन नहीं देखने को मिली है। तो सारी चीजें, सारे नक्षत्र फेवर में है, कहीं ना कहीं वैल्यूएशन फेवर में नहीं है, जिसके चलते हो सकता है थोड़ा एक पॉज आ जाए। और आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हम लार्ज, मिड और स्मॉल की बात करें, 3 खेमों में मार्केट को बांटें, सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हमको स्मॉल में दिखाई देती है, स्मॉल से थोड़ा कम मिड में, और मिड से थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया अजय आज समय देने के लिए। और कम ये लार्ज में। सारे मार्केट ओवरऑल थोड़ा जी श्योर प्लीज कंप्लीट। नहीं, मैंने बस यही कहा कि मार्केट ओवरऑल ओवर वैल्यूड है। स्मॉल सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड है, और लार्ज ओवर वैल्यूड जरूर है, लेकिन मिड और स्मॉल से कम। ओके ठीक है, सो यानी लार्ज कैप इस वक्त बेटर दिख रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े ओवर वैल्यूड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आज समय देने के लिए और ये सारा एनालिसिस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।